हेलो डियर ऑल, दिस इज योर वीडियो नंबर सेकेंड और अब हम आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं मैं सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर वर्कशीट का। लेकिन उससे पहले आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझना होगा। ये थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे आपके सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चंस दे कैन आस्क और एग्जाम्पलर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है ही। तो ये थ्योरम आपको क्या बोलेगी, अब हम उसको देखते हैं यार। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल में सिंपल सा बात है, ये कुछ सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होगा, अगर मेरे पास ये तीन कॉर्ड हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे कॉर्ड बना रहा हूँ ये अलग अलग। लेट्स से ए बी नाम का एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड आपके पास बी सी है, एक ए सी है। अगर इस कॉर्ड से एक यहाँ टेंजेंट जा रहा है, अगर ये एक लेट्स से टेंजेंट है सी डी नाम का, तो एज पर दिस थ्योरम इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपका क्या है कि ये वाला जो एंगल ए होगा वो आपका इक्वल होगा ये जो बाहर वाला एंगल है इसके। तो इस थ्योरम में हमें यही जानना है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऑफ सर्कल्स आप जब भी लगाएंगे तो ये एंगल जो बाहर वाला सी एक्सटीरियर में है ये अंदर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और हमें एग्जाम में सर पता कैसे चलेगा कि यही हो रहा है, आप नोटिस करो ये जो सी डी यहाँ पे है वो आपके किस कॉर्ड से टच हो रखा है। आपका सी डी वाला जो है ये आपका एंगल जो बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है किस कॉर्ड के साथ बना रहा है, वो बना रहा है सी बी के साथ, यानी इस वाले कॉर्ड के साथ, है ना यार। तो जब भी आपका कोई टेंजेंट और एक पर्टिकुलर कॉर्ड आपस में कोई एंगल बनाएंगे तो आप उस कॉर्ड को इग्नोर कर दोगे और बाकी बचे हुए जो भी दो कॉर्ड हैं उनके बीच का जो भी एंगल होगा ये होगा एक्चुअल में उसके इक्वल। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर फिगर के अकॉर्डिंगली एंगल ए जो आपका है वो आपका एंगल बी सी डी के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको क्लास में, इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, क्लास में आई विल टेल यू कि इसका प्रूफ होता कैसे है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ फटाफट से बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो ये सेंटर है, आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब अगर ये भी रेडियस है, मैं पहले इसको रब करता हूँ यार आपके लिए थोड़ा कंजेस्टेड ना हो जाए। ठीक है, अब अगर ये भी रेडियस है और सिंपल सी बात ये भी रेडियस है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल बी होगा वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ तो मैं इसको भी एंगल x बोल देता हूँ और यहाँ से फिर जो मेरा एंगल O है, एंगल हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 और यहाँ से एंगल O की वैल्यू आएगी 180 माइनस 2x। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। फिर अगर मैं आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करवाई देते हैं यार, अगर हम ढंग से देखें तो ये है वो एंगल C जिसकी बात चल रही है। अब देखो यार OC, ये है आपका OC रेडियस, ये था आपका टेंजेंट, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये जो एंगल X है, ये जो एंगल X है और ये वाला एंगल जिसको मैंने C बोला है ये भी आपस में 90 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू लूँ तो वो हो जाएगा 90 माइनस C। अब अगर मैंने इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जो कि 90 माइनस सी हो जाएगा, आपके पास बचेगा जस्ट 2c। तो क्लियरली ये जो एंगल O मेरे पास है वो 2c के इक्वल आ जाएगा। वहीं पे हमने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि कोई आर्क जो सेंटर पे एंगल डालता है और वही आर्क अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल डालता है तो वो दूसरा वाला एंगल जस्ट उसके डबल होता है। तो वहीं से एंगल O मेरा ट्वाइस ऑफ एंगल A भी हो जाएगा।
अब एंगल O और एंगल O दोनों सेम है. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से 2C इक्वल्स टू 2A. सो इन अदर वर्ड्स एंगल C इक्वल्स टू A. तो यही था हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. इसका प्रूफ आपके पास नहीं है तो सिस्टमैटिकली मैंने आपको ये लिखवाया भी नहीं. गॉट इट? सो विद दिस वे आई होप आपको पता चल रहा होगा कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में कैसे अप्लाई करूंगा इन फ्यूचर. तो अब चलते हैं आपके असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम बिना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के भी सॉल्व कर सकते हैं और वो मैं करूंगा भी. ठीक है. अगर आप ढंग से देखो तो आपका ये जो एंगल है बेटा ये पूरा का पूरा बनेगा 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि एंगल बी जो मेरा है वो 90 इसलिए बनने जा रहा है यहाँ पे क्योंकि ये है एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, है ना. एक सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है क्लास 9th में ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है वो 90 होता है. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर ये 90 है तो जो मेरा ये वाला एंगल है इसको मैं एंगल A1 नेम दे रहा हूं. ठीक है. तो यहां से जो एंगल A1 होगा एंगल C होगा और ये एंगल B है ये है आपका 180 वाया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब यहां से अगर ये 90 है तो A1 प्लस C जो होगा वो आपका 90 आ जाएगा. यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा. ये 90 बन के इसको माइनस कर देगा. अब अगर आपका A1 और C यहाँ पे 90 है तो सिमिलरली मैं इसको अब एंगल A2 नेम दे रहा हूँ. सिमिलरली आपको पता है A1 और A2 जो आपका है वो भी आपस में 90 होगा. एंड द रीज़न इज रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे तो A1 से A1 कैंसिल और ये एंगल C जिसको यहाँ पे क्वेश्चन में AC भी बोला गया है वो किसके इक्वल हो जाएगा? A2. और A2 कौन है हमारा? BAT, है ना. तो एंगल BAT के ये इक्वल हो जाएगा. सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. टेंजेंट टू एट अ पॉइंट C. यहाँ पे एक C में पॉइंट बन रहा है सर्कल और AB यहाँ पे आपको दिया गया है डायमीटर. अब AB अगर डायमीटर है व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A, PCA आपके पास है पूरा का पूरा 110. तो आपको एंगल CBA ढूंढना है. मतलब आपको जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल है आपके पास ये. ठीक है. अच्छा, लेट मी टेल यू यहाँ पे होने क्या जा रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को देख रहा हूं. मैं आपके लिए इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. ये जो बड़ा ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ. ठीक है. अब इस बड़े ट्राइंगल में अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो जो मेरा एंगल P होगा यानी ये वाला एंगल और जो मेरा पूरा का पूरा एंगल होगा बेटा जिसको हम बोल रहे हैं एंगल PCA और ये जो एंगल A यहाँ पे है इनका सम होगा यहाँ पे 180. पहला तो ये ध्यान रखना. अब चैलेंज ये है कि आपको ये एंगल्स के बारे में भी पता ही नहीं है कि कौन से एंगल का क्या डायमेंशन है. ठीक है जी, कोई ट्रबल नहीं है. जिस एंगल को मुझे फाइंड करना है यानी एंगल CBA अगर मैं आपको बोलूं वो एंगल P यानी P और इस वाले को मैं नेम दे रहा हूं लेट्स से C1. तो ये एंगल C1 के इक्वल है. C1 के सम के इक्वल है. किस प्रॉपर्टी से? जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल की. तो यहाँ मैं इसको यूज करके ही क्वेश्चन को डन करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं इस फिगर में इस सब को रब कर देता हूँ ये जो मैंने कलर किया था और मैं वापस से आपके पास आता हूँ विद अ डिफरेंट अप्रोच. नाउ सी व्हाट आई विल डू इन दिस क्वेश्चन. अब आपने AB को डायामीटर बोला है बेटा तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है वो 90 हो जाएगा. बिल्कुल सर हो जाएगा. ये पूरा का पूरा एंगल जो PCA है वो 110 बोला गया है. बिल्कुल सर बोला गया है. तो आपको नहीं लगता कि ये जो एंगल C होगा ये जो एंगल C है ये वाला जिसको मैंने अभी शेड किया है
यानी जिसको मैंने C1 नेम दिया था, आपको याद होगा मैंने इसको C1 नेम दिया था, इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20। वेरी इजी, क्योंकि पूरा का पूरा 110 है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 90 है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो C1 का आंसर आ जाएगा 20। बिल्कुल सही है सर। तो C1 आ गया है मेरा 20, तो मैं इसको अब यहाँ पे रब करता हूँ इस 90 वाले पोर्शन को। तो C1 तो मुझे समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन में जो C1 का वैल्यू आया है वो आया है 20। अब अगर मेरे पास ये एंगल PB आ जाए, हालांकि ये 110 आपको गिवन है, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर मेरे पास ये भी एक एंगल यहाँ पे आ जाए, अगर मुझे पता चल जाए ये मेरा एंगल है कितना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो C1 पे आप प्लीज इसको ध्यान रखना। C1 वाली जो फिगर है, मैं फिर वापस आऊंगा क्योंकि अब मैं आपको फिर से कुछ और बताने जा रहा हूं, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं। मैं ये आपको एक चीज अगर और बताऊं, आपका ये जो OC है और ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पता है ये आपस में 90 डिग्री होगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जो आपका OC है वो यहाँ पे एक रेडियस है, और जो रेडियस होता है बेटा वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और जो यहाँ पे ये PC है ये एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा एंगल 90 होगा। अब भाई ये पूरा का पूरा एंगल अगर 90 है तो ये वाला जो छोटू सा एंगल है, इसको लेट से मैं अगर यहाँ पे C2 बोलूं, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आप गेस कर सकते हैं? इसका वैल्यू आपके पास आएगा 20। कोई चैलेंज? ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा 110 था क्वेश्चन में और ये 90 है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल C2 में जिसको बोल रहा हूँ वो पूरा का पूरा आ गया 20। अब जो एंगल मेरा C2 है और ये जो मेरा एंगल यहाँ पे A है, जो मेरा एंगल C2 है और जो मेरा एंगल A है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज OC और OA दोनों के दोनों कौन है? ये रेडियाई हैं बेटा इसी सर्कल के। तो अगर ये रेडियाई हैं इसी सर्कल के, तो डेफिनेटली इन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है। अब इन दोनों का लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो जो इक्वल साइड्स होती हैं, आपको पता है प्रॉपर्टी, इक्वल साइड्स जो हमारी होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही एंगल A 20 हुआ तो मुझे ये एंगल A भी 20 मिल गया। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं एंगल P की बात करूं, ये 110 है, ये 20 है, 130, इसको अगर माइनस किया तो एंगल P आपके पास 50 डिग्री आ गया। ठीक है, और जैसे ही एंगल है 50 आपके पास आया, आपने इस 50 में इस 20 को जब प्लस किया, you will get your answer as 70, and with this way your question is done. होपफुली थोड़ा सा डाइसी था, थोड़ा सा तो डाइसी था यार, आई एग्री, बट अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप श्योरली इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc. अब इसका मीनिंग क्या है? पहले तो मैं आपके लिए एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब वो आपसे क्या बोल रहा है? प्रूव करके दिखाओ जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, लेट्स से ये आपका कोई पॉइंट A है और ये कोई आपका पॉइंट B है, और यहाँ पे जो आर्क बन रहा है ये पूरा का पूरा ये आपका एक आर्क ही बन रहा है, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक आर्क है। अब वो क्या बोल रहा है? एक टेंजेंट जो है ना बेटा, आपके जो आर्क है, आपका ये जो आर्क है उसके मिड पॉइंट पे ड्रॉ रहा है। सो लेट्स से ये है इसका मिड पॉइंट, इसको मैं नेम दे देता हूँ M, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है,
यहाँ से आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये मैंने आपको बोल दिया, और टेंजेंट का नाम है लेट्स से एक्स वाई, जो कि आपके मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये जो एम है आपको पता होना चाहिए, ये बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज इट ओके? अब क्या आपको बताना है कि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट इज द वर्ड of an arc of a circle is parallel to the chord joining the ends of the arc। अब ये जो आर्क का एंड है, इसको ज्वाइन करते हुए जो ये लाइन आ रहा है, ठीक है, जो कि एंड पॉइंट जोड़ रहा है आर्क के, आपको इसी को इसके पैरेलल दिखाना है। तो क्वेश्चन में मुझे जो प्रूव करना है मैं पहले लिख देता हूं। आपको यहां इस ए बी को पैरेलल करना है एक्स वाई के। दिस वॉज योर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं फिगर में। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एम बी को और ए एम को ज्वाइन करवा दूं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से छोटी सी कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे करी है, और छोटी सी कंस्ट्रक्शन से मैं अगर क्या करूं, अगर मैं आपके एम ए और एम बी को यहाँ मैंने क्या करवाया, मैंने ज्वाइन करवाया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं चलता हूँ इसके प्रूफ वाले पार्ट में। तो जब मैं इसका प्रूफ करूँगा तो क्लियरली ये जो एंगल एम है, ये जो एंगल एम है और ये जो एंगल ए है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी एम वाई, ठीक है, यानी ये जो बाहर वाला एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। किस खुशी में? ये है आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ठीक है सर, कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास अभी तक एक चीज आपको नहीं पता है, तो मैं एक चीज को नोट कर लीजिए। कभी भी अगर ये, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है, क्योंकि m यहाँ पे एक मिड पॉइंट है ना, तो m को क्योंकि यहाँ पे एक मिड पॉइंट बोला हुआ है, तो डेफिनेटली जो आर्क ए एम होगा, जो आर्क ए एम होगा, यानी ये वाला है ना, और जो आर्क बी एम होगा वो आपस में इक्वल होंगे। और क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है, अगर दो आर्क आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तो जो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होते हैं बेटा, जो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल ही होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। सो विद दिस वे आई कैन से माई ए एम इज इक्वल्स टू माई एम बी। अब अगर यहाँ पे ए एम और एम बी इक्वल आ गया, तो श्योरली एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। एंड द रीजन इज सेम कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। गॉट इट? सो यहाँ पे सारी पिक क्लियर हो चुकी है। अब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये आपने देखा। एंगल ए आपका एंगल बी वाई एम के इक्वल था। तो क्लियरली अब ये जो एंगल बी है हमारा, ये वाला एंगल, ये इस एम के इक्वल हो चुका है। तो क्लियरली द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन लेट्स से 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन लेट्स से 2, वी कैन से एंगल बी एम वाई, जो ये बी एम वाई है वो इक्वल हो गया है एंगल बी के। सो बाय कन्वर्स ऑफ alternate interior angle, we can say your AB is parallel to XY, and with this way your question is done. So hopefully आपको समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम में क्या हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सिंपल सा लॉजिक है, टफ क्वेश्चन जरूर है, वो मैं आपसे एग्री करता हूं।
ए बी एक डायामीटर है। अब डायामीटर तो जब होगा जब कोई सर्कल बनेगा, तो मैं एक सर्कल पहले यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, सर्कल बन गया है। यहाँ पे ए बी आपका डायामीटर है, तो मैं पहले इस डायामीटर को ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, ओके ठीक है। सो फिगर में लेट्स से ये कोई ए बी नाम की चीज है, ये सेंटर ओ है, तो ए बी आपका यहाँ पे एक डायामीटर है, कोई टेंशन नहीं सर। एक ए सी नाम का भी कॉर्ड है। अब यहाँ पे अगर AC नाम का कॉर्ड है, तो चलो मैं इसको नीचे बना देता हूँ और मैं इस AC को भी ज्वाइन करवा देता हूँ और फिर मैं इस BC को भी ज्वाइन करवा देता हूँ। तो अभी तो क्वेश्चन ने सिर्फ यहीं तक आपसे कुछ बोला हुआ है। एंगल BAC इज 30 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है वो उसने बोला है आपको 30 डिग्री, कोई टेंशन नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, जो टेंजेंट है एट C इंटरसेक्ट्स एक्सटेंडेड AB एट पॉइंट D। ठीक है, और फिर जो मेरा BC होगा और जो मेरा BD होगा उसको मुझे आपस में करना है इक्वल। थोड़ा सा फिगर कंजेस्टेड बन गया है, लेकिन इसको देखते हैं। चलिए फिर भी अब हम क्या कर सकते हैं। अब आपने जब ए बी को एक्सटेंड किया किसी पॉइंट डी तक, थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा देखिएगा बेटा, फिगर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है मैंने एक पॉइंट डी तक। अब क्या हो रहा है ना, टेंजेंट सी जो है वो टेंजेंट जो सी पे बन रहा है। अब थोड़ा सा फिगर को इग्नोर मारना यार आप, चलो भाई इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूजन में ही रहेंगे। सिंपल सी बात है, मैं पहले इसको ज्वाइन करवा देता हूँ सो दैट कोई टेंशन ना रहे किसी को। चलो तो इस पॉइंट को ही मैं सी बोल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये ज्वाइन करवा देता हूँ और लाइक दिस। एनीवेज, सो आई थिंक द फिगर इज क्लियर टू यू नाउ। तो ऐसा ये कुछ फिगर बनने जा रहा है और जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि जो मेरा BC है वो BD के इक्वल होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, ये जो एंगल यहाँ पे बनने जा रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, यानी एंगल C, इसका भी वैल्यू आएगा 30 डिग्री। क्यों आएगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे। तो बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो आपने देखा था, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली वी कैन से ये जो एंगल A मेरा 30 गिवन था और ये जो एंगल BCD मेरे पास आया है, ये हो गए दोनों के दोनों 30 डिग्री। ठीक है, पहला तो ये चैलेंज यहाँ पे सही आ रहा है। अब अगर मैं आपसे गौर से बोलूं, ये था मेरा पहला पॉइंटर। अब सेकंड पॉइंट सुनिए इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ एंगल A और ये जो एंगल अंदर की तरफ आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको B1 नेम दूं, ये जो एंगल अंदर दिख रहा है अगर मैं इसको C1 नेम दूं, तो एंगल A, एंगल C1 और एंगल B1 जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, अब लेट मी टेल यू, जो एंगल C1 है यहाँ पे वो है 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो जो मेरा C1 है ये एंगल है एक सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल का एंगल है। तो जो सेमी सर्कल के एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, क्योंकि डायमीटर बोला है ना उसने भी। और ये जो एंगल A आपके पास आया है, ये एंगल A आया है आपके पास 30 डिग्री। सो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो B1 आपके पास आएगा वो आ जाएगा 60। तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल जस्ट हो गए, तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल आपको नहीं होना चाहिए कि ये जो एंगल B मेरे पास है, ये एंगल B यहाँ पे 60 डिग्री क्यों आया है। तो यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री। अब अगर एंगल B1 60 है तो मैं चलता हूँ इस एंगल B2 के पास, ये हो जाएगा 120 बेटा।
क्यों हो जाएगा? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि एंगल B1 और एंगल जो B2 है ये आपस में 180 हो जाएंगे, किस अकॉर्डिंगली? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के हिसाब से। तो अगर B1 आपके पास 60 है तो डेफिनेटली ये जो B2 होगा ये आपके पास 120 आ जाएगा। यहां तक भी गेम समझ में आ रहा है? सो फाइनली अब इस क्वेश्चन का हम एंड करने जा रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, और ये जितना भी कंजस्टेड चीज है मैं आपका ये सारा रब कर रहा हूं, और हमारा पूरा फोकस अब होगा इस वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, तो अगर अब हम ढंग से यहां देख पाए, भाई साहब आराम से देखिए ट्राइंगल BCD की तरफ, सिंपल सा लॉजिक है। एंगल C जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था, एंगल B2 और एंगल D ये भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर जी? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 हो जाएगा। यहां तक कोई चैलेंज? अच्छा, अब आपके पास एंगल C का वैल्यू 30 दे रखा है, B2 आपके पास 120 आया है, तो ये जो एंगल D होगा ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। गॉट इट? सो फाइनली आई कैन से मेरा जो एंगल C है और मेरा जो एंगल D है, यानी ये दोनों के दोनों आ चुके हैं 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। अब जब दोनों के दोनों 30 आ चुके हैं, ठीक है, अब मैं इस फिगर को फर्दर ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो अगर ये दोनों के दोनों, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर ये अब दोनों एंगल सेम आ चुके हैं तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो इक्वल एंगल्स होते हैं, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, है ना? तो इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टी यूज करके फाइनली आई कैन से माई BC इज इक्वल्स टू BD। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है इसको हमने कर दिया है प्रूव। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, 110% क्वेश्चन समझ में आता है। तो अब चलते हैं इसी के लास्ट प्रॉब्लम में। वेरी वेरी इजी, फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू अस। इन दिस पर्टिकुलर फिगर टेंजेंट्स आपके पास ड्रॉ हो रखे हैं। ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। RPQ जो एंगल है मेरा, RPQ वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 30 डिग्री। तो एंगल RPQ दिख रहा है आपको 30 डिग्री, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। आपको दिखाना है RQS का वैल्यू। तो RQS है आपके पास ये, तो आपको यार बस और सिर्फ इसी का आंसर निकालना है, और आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक चीज आपको पता है कि जो कॉर्ड RS है वो टेंजेंट PQ के पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो लेट मी टेल यू, ये जो एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा, ये एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेरा एंगल, इसको मैं Q1 नेम दे रहा हूँ। तो एंगल मेरा जो Q1 है वो मेरे एंगल R के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपका ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से। और वो क्यों लग रही है? क्योंकि आपका जो RS है वो पैरेलल है टेंजेंट PQ के। तो पहला पॉइंट तो यार यही याद रखना कि Q1 आपका R के इक्वल आया है। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, अच्छा अब एक और लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, एक और लॉजिक की तरफ देखते हैं। लॉजिक नंबर 2 है। तो पैरेलल लाइन से तो अभी हमें यही ड्रॉ, मतलब यही पता चला है। अब सिंपल सी बात है, जो आपका एंगल Q1 है वो यहाँ पे आपके एंगल S के इक्वल भी होगा, और वो होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली, है ना? तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपका डेफिनेटली
ये एंगल जो है ये भी Q1 के इक्वल होगा। अब सिंपल सी बात है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के हिसाब से ये जो आपका एंगल S है और जो एंगल आपका R है ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये एंगल Q1 के इक्वल भी हैं, तो इन तीनों को मैं X लेट कर सकता हूँ और फ्यूचर में अगर मुझे X की जरूरत पड़ी तो श्योरली आई विल डू माय क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आई होगी कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब आप चल लेते हैं वापस इस ट्राइंगल पे। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो जो आपका ये जो पॉइंट P है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो मेरा यहाँ पे PQ है वो मेरे PR के इक्वल हो जाएगा, है ना। मेरा PQ यहाँ पे PR के ही इक्वल होने जा रहा है और इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ी है। अब अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनके ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इसको भी एंगल R को भी Q1 नेम बोल देता हूँ। तो अब एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाई जाएगी। ट्राइंगल TQR को अगर आप ढंग से देखें और यहाँ पे अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ट्राइंगल की, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या, जिसको मैं एंगल Q1 बोल रहा हूँ, जिसको मैंने एंगल R बोला, हालांकि वो R भी यहाँ पे आपको पता है एंगल Q1 के ही इक्वल है, और जिसको मैं एंगल P बोल रहा हूँ जिसका वैल्यू यहाँ पे आपको 30 डिग्री गिवन है, ये सारे के सारे 180 के इक्वल आ जाएंगे यार, है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही है। अब Q1 और Q1 आपको दे देगा ट्वाइस ऑफ Q1, ये 30 जब यहाँ जाएगा तो 180 को माइनस करके 150 कर देगा और फाइनली Q1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही Q1 75 आया, अब आपने यहाँ पे जिसको X लेट किया था, तो अब मुझे पता चल चुका है जो मेरा Q1 है वो मेरा 75 आ चुका है। अब Q1 अगर मेरा 75 आ चुका है तो फाइनली आई विल रब दिस पार्ट नंबर 1। Again I have to do angle sum property for the very last time. So the last step of this question, जब ट्राइंगल SQR में मैं फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो मुझे पता है मेरा ये जो एंगल S है, ये जो मेरा एंगल R है और ये जो मेरा एंगल Q है, जो मुझे फाइंड करना है, ये हो जाएगा यहाँ पे 180। एंगल S और एंगल R दोनों 70-75 हैं, ये आपको पता है। तो जो Q की वैल्यू यहाँ से होगी, अगर ये दोनों 75-75 हैं तो इनका सम 150 हो जाएगा और ये 150 जब इसको माइनस करेगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो मेरा Q का वैल्यू होगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। एंड विद दिस वे माय क्वेश्चन इज डन and this exercise or this worksheet is also completed. I know this is tough for you guys, but अगर आप इसे concentration से करेंगे, कि भी आपने समझा है इसलिए हमारा हाफ एन आवर लगा है, अदरवाइज एग्जामिनेशन में 1 वर्ड या 2 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? चलो, थैंक यू।